कल हम सबको इंस्ट्रक्शंस आए इंडिया में हर सिटीजन को हमारे प्राइम मिनिस्टर से, यस, तो उस पर हाँ जी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. बट बिफोर वी गो देयर आई वांट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. सो कल एज वी स्पीक, येस्टरडे हमें ये इंस्ट्रक्शन आए थे कि आप गोल्ड और मत खरीदिए, घर में ज़्यादा रहिए, वर्क फ्रॉम होम करिए, कार पूलिंग वगैरह ज़्यादा यूज़ करिए और फॉरेन ट्रिप्स कम करो, फॉरेन शादियाँ कम करो. राइट, दिस इज़ मोटा मोटी दिस इज़ व्हाट ही हैव सेड इन लेमैन टर्म्स. तो फर्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि वाई एक कंट्री के प्राइम मिनिस्टर को पब्लिकली जाके ये बोलना पड़ रहा है कि गोल्ड मत खरीदो. क्या है ऐसा, क्यों गोल्ड नहीं खरीदे हम? देखिए, सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस है. ठीक है, मैं आपको सिंपल से एक वे में समझाता हूँ. आपको पता है हम साल का कितना गोल्ड हम इंपोर्ट करते हैं और हम खुद यहाँ पे प्रोड्यूस हम करते हैं. वी इंपोर्ट क्लोज टू अबाउट 800 टन्स ऑफ गोल्ड अ ईयर इनटू इंडिया एंड वी प्रोड्यूस क्लोज टू अबाउट 1 टन. 800 टन 1 टन. ओके, सिंपल. एंड हम बनाते से प्रोड्यूस 1 टन करते हैं. यस. ओके, अब लोग बोल सकते हैं कि हमारे पास तो KGF था, जो कोलार गोल्डफील्ड, जो यश की मूवी से बहुत पॉपुलर हो गया. राइट, थिंग इज वो माइन थी, तब भी हम उतने कोई बड़े प्रोड्यूसर्स नहीं थे. सोने की माइन है बोल के बहुत अच्छा लगता है, एंड इंडिया की ओनली एक्टिव मेजर माइन थी तो और ज़्यादा वो लगता है. बट थिंग इज उससे इतना सोना नहीं आता था. अभी आज के दिन आपका लॉयड ग्रुप है एक, आई थिंक हाँ लॉयड ग्रुप है, वही अभी एक इन्वेस्टमेंट करके वो लोग अभी आंध्र प्रदेश के अंदर एक और माइन को भी एक्टिवेट कर रहे हैं. उससे लगभग पीक कैपेसिटी पे लगभग 1.5 टन और आएगा, 1.5 टन्स. कितना हो जाएगा हमारा घुमा फिरा के? 2.5 टन्स, 3 टन्स हो गया. हमारे इंपोर्ट्स ऑलरेडी 800 टन अ ईयर है और बढ़ रहा है. 800 टन आप रफली कैलकुलेशन करके भी देखोगे नंबर कितना पहुंचेगा, दिमाग किसी का भी हिल जाएगा. गोल्ड इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्ट सेंटर्स फॉर इंडिया. एंड अभी हम एक ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे रुपए का वैल्यू लगातार गिरते जा रहा है. तो ये बिल जो है 800 टन से, अगर हम अगले साल दोबारा 800 टन ही मंगाते हैं, ये जो बिल है ये और बढ़ते जा रहा है. लेकिन वॉल्यूम में नहीं बढ़ रहा है, वैल्यू में उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है इंडिया के अंदर. एंड दैट इज अ सीरियस प्रॉब्लम कि ये पैसा हमको बाहर चुकाना है. तो एक आम आदमी के लिए, मेरे लिए क्या फ़र्क पड़ता है? आपको यहाँ से इस तरह फ़र्क पड़ेगा कि अगर आप सोना और ख़रीदेंगे तो सोने की पेमेंट करने के लिए हमारी सरकार को चाहिएगा डॉलर, RBI को चाहिएगा डॉलर, कि पेमेंट मोस्टली डॉलर्स के अंदर होती है. अब वो डॉलर अगर आपको चाहिए $100, पहले $100 के लिए कितने रुपए हमारी RBI को खर्चा करना पड़ता है? एक तरीके से मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूँ. $100 के लिए पहले $1 की अगर आपको पेमेंट करना है, आपको चाहिए था मान लीजिए 85 रुपीज़, अब सडनली चाहिए 94. सडनली और ज़्यादा रुपए हैं जो कि बाहर जा रहे हैं, आपकी इकोनॉमी में नहीं रह रहे हैं. और वो कौन पे कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं. अब ऐसे सोचिए, बाहर वाले कर सोना लेना उसे $1 ही देना पड़ रहा है. हमें अगर लेना है तो हम पहले 85 दे रहे थे, हम 95 दे रहे हैं. हमारी इनकम वहाँ पे टाइट हो जाती है. हम 10 हर घर पे इम्पैक्ट आता है. मैं आपको एक सिंपल सा एक दूसरा एग्जाम्पल से बताता हूँ. अभी 95 पॉइंट समथिंग हो गया ना, ऐसा ही कुछ चल रहा है. तो हम 10 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं हर गोल्ड. या एंड मान लीजिए कि सोने का रेट यही रहता है अभी जो लगभग आई थिंक कितना चल रहा है, $4,500-$4,600 पर आउंस. ठीक है, मान लीजिए सोने का रेट यही रहता है बाहर के मार्केट में. लेकिन रुपए अगर डिप्रिशिएट होता जाता है, सोने की वैल्यू बाहर वही है, लेकिन हमारी जेब से उतना ही सोना इंपोर्ट करने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा. हम जो दुकानों से सोना खरीदते हैं उसका रेट और बढ़ेगा. इस वजह से है कि हमारी सरकार बोल रही है कि भैया कम इंपोर्ट करो. लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसा है तो हमारी करेंसी को स्ट्रांग बनाओ. अब मेरा ये कहना है करेंसी को स्ट्रांग बनाना हमारे हाथ में ही नहीं है. ओके, व्हाई डू आई से दैट? एक करेंसी की वैल्यू कहाँ से निकलती है? या तो उसके दो ही उसके तरीके हैं. नंबर 1, या तो आपकी करेंसी में बहुत ज़्यादा ट्रेड होता हो. ट्रेड तो ज़्यादा डॉलर में हो रहा है, रुपीज़ के ऊपर ज़्यादा ट्रेड नहीं होता. कुछ हमारे बॉर्डर शेयरिंग जो हमारे स्टेट्स हैं या फिर जो आसपास के हैं, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, इनके साथ फिर भी थोड़ा बहुत चलता है. UAE के साथ हमने 1-2 ट्रांजैक्शंस कर लिए. रशिया के साथ हमने बीच में बहुत किया, वो स्लो डाउन हो गया है और ज़्यादा नहीं हो रहा है. सो वो वाला तो आप बढ़ा नहीं सकते हो. कैसे बढ़ाओगे? उसको बढ़ाने का एक ही तरह है ट्रेड वाले को, कि आप लोगों के लिए वो चीज़ें बनाना शुरू करो जो कि बाहर वालों को आपसे चाहिए. वो हम ज़्यादा करते नहीं है. दूसरा तरीका है कि आप लोगों के लिए रिजर्व करेंसी बनना शुरू कर दो. लेकिन रिजर्व करेंसी आप कब बनोगे लोगों के लिए? जब बाकी कंट्रीज़ के लिए आपकी करेंसी के बिना खुद का गुजारा मुश्किल हो जाए. चाइना को पता था वो ट्रेड में इजीली डॉलर को रिप्लेस नहीं कर सकता. चाइना ने क्या किया? चाइना बिगन टू गिव अ लॉट ऑफ डेट. अब वो डेट को सर्विस करने के लिए ये आपके डेट में आपके 2 ऑप्शन होते हैं कि ईदर यू टेक डॉलर लोन और यू टेक युआन बेस्ड लोन. युआन वाला अगर वो आपको पड़ रहा है 0.25 बेसिस पॉइंट सस्ता, तो जाम्बिया
केन्या, ये जाके लेते हैं युआन वाला लोन। ओके, अब उसकी payment you- 2.5 बेसिस, ठीक है। 0.25 बेसिस सस्ता क्या होता है? सो आई गिव यू एन Yuan- एग्जांपल। लोग लोन डॉलर की जगह चाइना की करेंसी में क्यों लेना प्रेफर करते हैं? आपको एग्जांपल देता हूँ। सो केन्या अफ्रीका का एक बहुत बड़ा देश है, पावरफुल कंट्री है वहाँ का। उसके पास $5 बिलियन का एक पूरा रेलवे लाइन उसने पूरा बनाया था, जिसके लिए जो लोन जो लिया गया था वो डॉलर में था। ठीक है। नाउ चाइना केम इन, उन्होंने कहा कि यार बनाया तो हमने है ना, तुम्हें पेमेंट हमें ही करनी है, युआन में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जो डॉलर वहाँ पे दे रहे हैं हम अभी दे रहे हैं, तुम हमें फिर युआन में चुका देना, रिफाइनेंस किया। और वो वाला जो पूरा ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अब बीच की करेंसी हटा दी गई है, जो कि चाइना को भी देना पड़ता, जाम्बिया को भी देना पड़ता। जाम्बिया इज नाउ सेविंग अराउंड $250 मिलियन ऑन दिस वन, राइट। अगर आपका कर्जा आपको जो आप लिया है उसका पेमेंट आपको चाइना को करना है, चाइना के लिए युआन इंपॉर्टेंट है, डॉलर नहीं है, तो आप युआन में करो ना। डॉलर बीच में आया है तो आप किसी से आप वहाँ से ले रहे हो, किसी को दे रहे हो, उसको भी फिर वापस को यूज़ करने का टेंशन ही खत्म।